जो हम मुसलमान समाज की डिटेरियोरेशन की वजह देखते हैं, वो आप क्योंकि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने क्योंकि मुसलमान भी हैं और साथ में एक सहाफ़ी हैं, तो आपका इसका जो एक्सपीरियंस रहा है, इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए अंबर, मैं बहुत दिनों से काफ़ी कुछ मैं ऑब्ज़र्व भी करता हूँ। थोड़ा बहुत आदमी अपने आसपास के माहौल को जानता है, समझता है। कुछ पढ़ा भी है थोड़ा बहुत, और करंट अफ़ेयर से भी मेरा ताल्लुक़ रहा है। तो मुझे कुरीतियाँ तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत दिनों से चली आ रही हैं, बहुत पहले से चली आ रही हैं, उनको ख़त्म हो जाना चाहिए था। दूसरे ऐसे समाज हैं जिन्होंने जी। अपनी पिछड़ी हुई बातों को ख़त्म किया हिंदुस्तान में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो चली आ रही हैं, ख़त्म हो जानी चाहिए। वो क्यों ख़त्म नहीं हो रही हैं, ये एक अलग मौज़ू है। लेकिन उनकी वजह से समाज को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँच रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरह मुसलमान जो हैं वो डिटेरियोरेशन का शिकार हैं, और डिटेरियोरेट करने के साथ-साथ लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और वो ये जो जो इस तरह की पिछड़ी हुई चीज़ें हैं, ये बेसिकली हमारी सोच में आ गई हैं, और बहुत सारे अवेयर लोग जो हैं मुस्लिम, वो इस बात को जानते भी हैं, समझते भी हैं। हम देखते हैं व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल मीडिया पर अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी करने लगे हैं अब लोग। आज से 25-30 साल पहले एक वक़्त ऐसा भी था कि जब कभी ऐसा कोई क्रिटिसिज़्म दिया जाता था समाज पर या इसकी सोच पर, तो उस वक़्त तो हाय-वाला मचा देते थे ये लोग। मैंने बहुत सारी चीज़ें उठाई, लिखी, तो जब मैंने कुछ ऐसा किया, उस टाइम बहुत ज़्यादा मुझे जो है एक तरह से हैरासमेंट सा मुझे महसूस होने लगा था, अपने चारों तरफ। लेकिन आज वही चीज़ें मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक-दूसरे को हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, और किस तरीके से वो चीज़ें ख़त्म हों और क्या चीज़ें ख़त्म हों, इन चीज़ों पर आज बातचीत होने लगी है। तालीम की कमी थी, तालीम के लिए काफ़ी अवेयरनेस आई है मुसलमानों में, ऐसी बात नहीं है। बच्चे ज़्यादा होते थे, उस ज़माने में कह दिया करते थे कि ये सब अल्लाह की देन है ये। लेकिन आज मुसलमानों में इस चीज़ के लिए भी अवेयरनेस आई है, और ये जानते हैं मुसलमान के बच्चों की अगर अच्छी परवरिश नहीं हुई, तो बहुत परेशानी हो जाएगी आने वाले टाइम में। आबादी जी। लगातार बढ़ रही है, तो ये सारी चीज़ें, लेकिन मेन चीज़ ये है देखिए कि हम देखते हैं कि किसी लड़की का रिश्ता होना है, और एक डॉक्टर का मुतालबा है कि साहब एक डॉक्टर होना चाहिए मेरी बेटी के लिए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहता है मेरी बेटी के लिए इंजीनियर होना चाहिए। तीसरा कहता है मेरी बेटी के लिए कोई लॉयर होना चाहिए, कोई और होना चाहिए, कुछ और अच्छा। लेकिन अगर वही रिश्ता हम कहें कि भई आप एक मौलवी साहब हैं, उनसे अपनी बेटी का रिश्ता कर दीजिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। वो पता नहीं क्या कर देंगे वो तो हमारा, उनको इतना गुस्सा आएगा। तो क्या मौलवी की वही वक़्त कदर नहीं होनी चाहिए हमारे मुआशरे में? क्या वो उस चीज़ का एक्सपर्ट नहीं? तो आखिर वो सतह, वो लेवल, वो कैलिबर उसका क्यों नहीं है? उसका कौन ज़िम्मेदार है? वो खुद भी ज़िम्मेदार हैं, और जो लोग क्रिटिसाइज़ करके उनको उस कैलिबर से ऊपर उठाना चाहते हैं, हायर कैलिबर में लाना चाहते हैं, वो लोग भी ज़िम्मेदार हैं। तो एक शरीयत का माहिर एक मौलवी हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं कि एक गैर मुस्लिम हिंदू या क्रिश्चियन या कोई और, वो हमारे केसेस अदालत में बहुत अच्छे ढंग से लड़ सकता है। हम शरीयत के लिए इतना कॉम्पिटेंट नहीं है आप अपनी बात को रखने के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो बेसिक चीज़ क्या है कि हम मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, हम अपने कैलिबर को आगे नहीं बढ़ा रहे, और कैलिबर हमारा इसलिए नहीं बढ़ रहा कि हम अपनी सोच के दायरे को नहीं बढ़ा रहे। तो सोच का दायरा हमारा कैसे बढ़ेगा? जब तक हम दूसरे के मज़हबों को नहीं पढ़ेंगे। दूसरे मज़हबों को नहीं पढ़ेंगे, दूसरी सोसाइटीज़ को नहीं जानेंगे, समझेंगे, और एक अपना दायरा हमने एक बहुत छोटा-सा बना रखा है, हम उसके अंदर महदूद रहते हैं। उससे हम बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बस हमने ज़रा-सा उस सर्किल से बाहर निकाला अपना कदम और हम काफ़िर हो गए। हम कहीं पे जो है मुशरिकों से भाग बिल्कुल। नहीं रहे। अच्छा बेग साहब एक बहुत बड़ी बात होती है जैसा कि हम देखते हैं कि आए दिन सोशल मीडिया की भी आपने बात की है क्योंकि हर चीज़ डिजिटाइज़ हो गई है और सोशल मीडिया के ज़रिए हर चीज़ बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती है।
और हम देखते हैं कि लोग काफ़ी खुलकर एक-दूसरे के मज़हब पे टीका-टिप्पणी भी करते हैं और एक-दूसरे को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। हम अगर अपने देश में बात करें तो हिंदू समाज हमेशा से इतना खुला रहा है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ़ पढ़े-लिखे हिंदूज़ ही, बाकी जो लोग कम पढ़े-लिखे हैं या लोअर स्ट्रेटा से जो इनकम सोर्स है उससे आते हैं, तो वो लोग भी क्रिटिसिज़्म अपने धर्म पे कर खुद भी कर लेते हैं और जेल भी जाते हैं। लेकिन अब जब आप देख रहे हैं कुरान तो हमेशा के लिए है आपके लिए, आप खुद कहते हैं कि हमेशा हमेशा का एक ज़ाब्ता है ये, तो आप उसकी रोशनी में फ़ौरन आपको कहना चाहिए था कि भई ये तो 3 तलाक़ें जो हमारे यहाँ एक गलत सिस्टम चला रहा था, ये हम फ़ौरन करेक्ट करते हैं। आपको खुद ही करेक्ट कर लेना चाहिए था। उन्होंने ज़बरदस्ती जो है इस तरह से ऐसा लगा कि जैसे गवर्नमेंट जो है वो डंडा चला रही है। तो भई ये डंडा चलाने की पोज़ीशन आई क्यों? मैं आपको एक याद दिलाऊँ बात, बहुत काफ़ी दिन हो गए इस बात को, अन्ना हज़ारे ने ये जो है एंटी करप्शन इंडिया एक मूवमेंट चलाई। जी, उसमें बिल्कुल। यंगस्टर जो हैं वो बहुत सारे वहाँ जमा हो गए। मेरे कई दोस्त जो हैं वहाँ गए और उस धरने में साथ-साथ बैठ गए वो। अन्ना हज़ारे के बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर ख़ास तौर पर यंगस्टर्स में एक अवेयरनेस आई एंटी करप्शन के लिए। वो समाज में जो भी कुछ कमियाँ चली आ रही हैं वो तो एक बात अलग है, लेकिन यंगस्टर्स को बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ क्लस्टर हो गए वो लोग और उन्होंने देखा कि अन्ना हज़ारे जो भी कुछ ये एक मूवमेंट चला रहे हैं, ये एक बहुत काम की और बहुत अच्छी मूवमेंट है। तो उसके साथ जैसे ही अन्ना हज़ारे ने वो मूवमेंट चलाई और कुछ वो लोग वहाँ जमा होने शुरू हुए, तो मुस्लिम से भी उन्होंने अपील की और लोगों से भी अपील की, सब कम्युनिटीज़ से अपील की। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से एक मैसेज ये गया, अखबारों में बाकायदा आया कि अन्ना हज़ारे मुसलमानों का कोई इश्यू उठा ही नहीं रहा है, तो हम उनका साथ क्यों दें? भाई आपके यहाँ अक्ल हलाल इतना गहरा और इतना बड़ा तसव्वुर है, इतना बड़ा कांसेप्ट है ये कि जो मुसलमान हलाल रोज़ी नहीं कमाता वो मुसलमान ही नहीं है। ये बात उन मौलवियों को ही पता है और वो मौलवी खुद कहते हैं। अपनी तकरीरों में कहते हैं, हालाँकि बहुत कम अब तो ज़िक्र हो गया अक्ल हलाल का। ये बहुत बड़ी कमी है कि अक्ल हलाल का ये लोग जानबूझ के ज़िक्र ही नहीं करते। मैं तो समझता हूँ जानबूझ के ही नहीं करते जब इस तरह से, क्योंकि मालूम नहीं कौन जो है इनके ऊपर वार कर दे, कौन उसको डिफेंसिव हो जाए किस टाइम। तो लेकिन अक्ल हलाल का बैनर, इस्लाम का अक्ल हलाल का बैनर ये वहाँ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए एंटी करप्शन इंडिया में मुसलमान यहाँ अक्ल हलाल का तस्वुर लेके आए हैं आपके पास और हम आपके साथ हैं। वो मुसलमानों का इशू ही तो था, वो भी तो मुसलमानों का इशू था। क्या क्या हलाल रोज़ी जो है वो मुसलमानों का इशू नहीं है क्या? मुसलमानों को तो बहुत ज़्यादा बुनियादी इशू है ये। तो इनको वहाँ लेकर जाना चाहिए था कि भई देखिए अक्ल हलाल का हमारे यहाँ बहुत बेसिक तस्वुर है। जो लोग हलाल रोज़ी नहीं कमाते वो मुसलमान ही नहीं है। इसलिए हम आपके पास आए हैं, आप एंटी करप्शन की बात कर रहे हैं, चलिए हम भी हम तो ज़ाहिर है कि उनके यहाँ भी इस बात का एहसास होता है कि मुसलमान हमारे साथ हैं। आपने एंटी करप्शन के मामले में आपने साथ नहीं दिया। लोग सिर्फ धर्म को ही दिखावा, टोकनिज़्म दे वेयर दिस रिलिजन ऑन देयर स्लीव बस इसको ही सबसे अच्छा समझते हैं। समाज के लिए उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन या वो कोएग्जिस्टेंस की हम बात करते हैं, वो कोएग्जिस्टेंस को लेकर उतनी अवेयरनेस या वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती जो एक हिंदुस्तानी में होनी चाहिए। जी, अब ये देखिए आप कि मैंने कहा ना कि कम्युनिकेशन गैप इतना ज़्यादा रखते हैं खुद मुसलमान। ये सोचते हैं कि हम बस ज़रा-सा हमने कोई हाथ बढ़ाया किसी की तरफ या हमने उसकी बात को सुनने की कोशिश की और हम अपने ईमान से खारिज हो गए। ये इनके साथ परेशान ये जो प्रोटेक्शनिज़्म है, इसको ख़त्म किए जाने की ज़रूरत है और ये कोई नहीं ख़त्म कर सकता। जो दूसरा ख़त्म करेगा वो हमारा दुश्मन कहलाएगा या हम उसको अपने हुँ। दुश्मन की नज़र, ये तो हम खुद करेंगे ना ख़त्म। हम कैसे लेकिन सर्वाइव करें? हम हम कैसे इसमें सर्वाइव हम करें? जो हमारे रिलीजियस स्कॉलर या दीनी रहबर जिन्हें हम कहते हैं, उनकी आप उनकी ज़िम्मेदारी नहीं ठहराते क्योंकि जिस तरह से ये सारी चीज़ें सामने आती हैं या लोगों के बीच में जो दूरी रखी गई कि ये काफ़िर हैं, इनसे दूर रहिए, ये हराम है, ये हलाल है, इसके यहाँ ना जाइए, उसके इस त्योहार पे आप विश मत कीजिए, इसका ना खाइए। ये सारी चीज़ें एक सेक्युलर देश में रहकर जो कि इस्लाम में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन ये अलग चीज़ें लोगों में डालते हैं, उनके दिमाग में डालते हैं। और फिर आप कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो ऐसा ऐसा ये ज़िम्मेदारी उनकी नहीं है होती है। देखिए काफ़िर की तो बात ये है, मैं आपकी बात नहीं मानता, मैं आपके लिए काफ़िर हूँ, आप मेरी बात नहीं मानते, आप मेरे लिए काफ़िर हैं। काफ़िर का हुँ, मतलब इनकार करने से है। तो हुँ, काफ़िर को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, मुशरिक को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, एक तो ये तरीका गलत है। जी, और ये बात कौन समझाएगा हमको? ये ज़ाहिर है कि जो हमारे मज़हबी पेशवा है वही समझाएँगे ना। बिल्कुल। और मदरसों में जो स्टफ़ जा रहा है और वहाँ से निकल रहा है,
ये उनको खासतौर पर समझाया जाने। एक एक मदरसे में अगर 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके जहन में क्या डाला जा रहा है। उनको जब साइंस पढ़ाने की बात होती है, जब मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात होती है, जब इंग्लिश पढ़ाने की बात होती है, तो वही सर सैयद वाली बात आ जाती है कि अरे ये तो अंग्रेजों की तरफ लेके जा रहा है, तो काफिर है। आज जब बच्चों को अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं कि सर सैयद अगर हमारे सामने होते तो ये होता, एक तरफ मदरसे में अगर अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, अगर मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ाया जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये शरीयत में दखल है, ये मदरसों के निजाम में दखल है। कितनी बुरी बात है ये। भाई आपको तो पहली फुर्सत में वो सहूलतें ले लेनी चाहिए, फौरन ले लेनी चाहिए कि भाई आप ठीक है, मैथ्स हमें हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, ये तो साइंस अगर पढ़ाएंगे हमारे बच्चों को बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश अगर पढ़ाएंगे हमारे बच्चे जमाने के साथ साथ चल पाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेग साहब, हम किस तरह से इन सारी चीज़ों से कैसे निपटारा कर पाएँगे? क्या एक समाधान अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है मुसलमान समाज को इस सब चीज़ से देखिए मैं तो ये निकालने के लिए, समझता हूँ उबारने कि के लिए? आम लोग जब तक खड़े नहीं होंगे, आम लोग जब तक नहीं खड़े होंगे, और वो भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में, ये नहीं है कि बस वो हाथ पैर मार रहे हैं, फंबलिंग कर रहे हैं, इधर उधर ये कर रहे हैं और ये करो और वो करो, नहीं नहीं नहीं, एक एजेंडा होना चाहिए और उसके लिए एक टाइम, हमारा एक टाइम पीरियड होना चाहिए, एक कोर्स होना चाहिए हमारे पास कि इतने दिन में हमें ये काम कर लेना है, हमें इतने दिन में, और रोल मॉडल बन के दिखाना चाहिए कुछ लोगों को। नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जो मजहबी पेशवा, मैं तो सो कॉल्ड ही कहूंगा उनको, सो कॉल्ड, बड़े अच्छे अच्छे तकरीरें करते हैं साहब, ऐसी तकरीरें करेंगे कि आदमी आदमी जो है वो हैरत में रह जाता है कि ये इंसान बोल रहा है या फरिश्ता बोल रहा है कोई, लेकिन नतीजा उसका टाइम टाइम फिश होता है। इतनी उम्दा तकरीरें करते हैं। मैं बचपन से लेकर आज तक ऐसी तकरीरें सुनता था कि मैं कहता था भाई क्या कहनी साहब, कैसी कैसी अच्छी तकरीर, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला आज तक, उसका नतीजा क्या निकला, इज्तिहाद होता था। एक कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ बात ही नहीं कर रहा, इज्तिहाद होता था, इज्तिहाद को इन्होंने बंद कर दिया। किसी भी सूरत में इज्तिहाद हर हालत में जारी होना चाहिए। नंबर एक बात, वो किस लेवल पे होना चाहिए वो एक बात अलग है, किस लेवल पे हो, किस तरह से हो, ये एक बात अलग है, लेकिन इज्तिहाद इज्तिहाद ही तो है वो, कि आप जमाने के हिसाब से कुछ नए कवानीन बनाएं और आप बातें कम होनी चाहिए, काम होना चाहिए। तो वो यंगस्टर्स को सामने आना चाहिए। बेसिकली आम आदमी जो सामने आएगा उसका ज्यादा असर होगा। नंबर एक बात है। नंबर दो बात यह है कि जो यंगस्टर्स हैं, वो जो सोचू किस्म के लोग हैं कि भाई कुछ करो कुछ करो, ये क्या हो रहा है। हम कॉलेज जाते हैं, हमारे बच्चे कॉलेज जाते हैं, वहां उनको कुछ सुनने को मिल जाता है, उनको गुस्सा आता है कि आज ये कह दिया, कल ये कह दिया। भाई तो सवाल यह है कि वो तो कहेंगे, उनको अगर परेशानी है, भाई उनको परेशानी अगर है तो वो कहेंगे ना। तो अगर कोई परेशानी है, मैं बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी चीज़ों को आप देखिए कि ऐसी ऐसी अफवाहें फैल जाती हैं, तो मैं वो इस तरह की अफवाहों को फ़ौरन दूर करता हूँ। और अपना हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग हैं, वो मेरी बात सुनते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि देखिए ये नहीं है, ऐसा है, ये गलतफहमी है किसी तरह की, तो वो फ़ौरन मान लेते हैं। हिंदुओं को सच्चाई को मानने में कभी कोई दिक्कत पेश नहीं आती, मैंने ये बात देखा है। आप उनके सामने सच रखिए, कड़वे से कड़वा सच रखिए, वो अगर पहली बात तो ये कि वो मानते हैं, दूसरी बात ये कि अगर वो मानते नहीं हैं तो कम से कम आपकी बात को रिफ्यूट नहीं करेंगे, आपकी बात से डिनाई नहीं करेंगे, कभी आपकी बात को रद्द नहीं करेंगे, वो सुन के चुप हो जाएंगे और उस पर सोचेंगे। ये खास बात है। बिल्कुल। जी, बहुत ज़रूरी है कि अगर हमसे किसी को परेशानी है तो हम अपना उसका रोने की ज़रूरत नहीं, हमें उसको ज़िम्मेदारी है कि हम उस चीज़ को दूर करें, समझाएँ या खुद को बेहतर बनाएँ अगर हमसे किसी को जी परेशानी है। और इस जी जी जी। देश में हमने देखा है कि मुसलमानों को बहुत सारे अधिकार हैं और जैसे सबको अधिकार है वैसे ही हैं, तो मुझे लगता है अधिकार अगर मिलते हैं तो उसके साथ ज़िम्मेदारी भी है, तो हम अपनी ज़िम्मेदारी को भी समझें और उस ज़िम्मेदारी को निभाएँ। और जो भी समाज के लोग हैं, जो लोग भी इस देश में अपनी कम्युनिटी को पीछा रखने की कोशिश करते हैं, उनसे बचें और हमें अपने देश के प्रति, समाज के प्रति ज़िम्मेदारी को निभाना है। शुक्रिया बेग साहब आपका टाइम देने के लिए।